अ, देखो, इतिहास की हिस्ट्री की जो वन ऑफ द प्राइमरी रोल इट प्लेज, राइट, वन ऑफ द प्राइमरी रोल इट प्लेज इन ह्यूमन सोसाइटीज, कि भाई इसकी मदद से बच्चे जो आसपास के होने वाले इवेंट्स हैं, चीज़ें हैं, हम उसको एक सेंस दे सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका एक एजुकेटेड अंदाज़ा लगा सके। राइट, ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसान को के अंदर ये भावना पैदा होती है हिस्ट्री जानने की। अ, मेरा ये जो छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस दौरान, तुम्हें देख करके शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि यार ये रैंडम है, कभी बर्मा की बात हो जाती है, कभी इसकी बात हो जाती है, कभी उसकी बात हो जाती है। आई प्रॉमिस इन सम टाइम मैं एक सीरीज भी लेकर के आऊंगा जल्दी ही, होपफुली। बट फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर, जो भी आसपास घटित हो रहा है उनमें से कुछ इवेंट जो मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उसको तुम्हें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं उसको, ताकि तुम उसको ज्यादा सेंसिबल तरीके से समझ सको। परीक्षा में क्या ये फंसेगा? जरूर फंसेगा। इनमें से इन्हीं के आसपास से ही प्रश्न बनेंगे, इसकी आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। राइट, लेकिन मैं चाहूंगा बच्चे कि तुम इस तरह से इन वीडियोस को मत देखो। राइट, कि ये फंसेंगे, ये सोच अगर तुम्हारे अंदर आ रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आई थिंक वी आर लूजिंग द पर्पस ऑफ दीज वीडियोस। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को ऐसा करना है कि हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, फिर हम एक अच्छे सिटीजन, एस्पिरेंट, एंटरप्रेन्योर, वेले, जो बनना चाहे बन सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ, बट समझ जरूरी है। राइट, सो ऑन दैट नोट मैं तुम्हें आज के टॉपिक से रूबरू करा रहा हूं। ये टॉपिक बेटे, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि लगातार एक न्यूज आ रही है। ठीक है, इसमें 3 एक्ट्स के नाम बताए जा रहे हैं। एक बोला जा रहा है भारतीय, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। एक बोला जा रहा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और एक बोला जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों एक्ट्स को, ये क्योंकि जानते हो ना, ये अंग्रेजों के जमाने के एक्ट्स हैं, बड़े पुराने हैं। ठीक है, इनको अभी चेंज किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। हर समाज को ये काम करना चाहिए यार। देखो, अपने सभी कानूनों को, सभी चीजों को एक बार देख करके ठंडे दिमाग से समझना चाहिए कि क्या अभी चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस में वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो इसी नजरिए से हम लोगों ने अपने बड़े पुराने पुराने ये जो 3 कानूनों के मैंने तुम्हें नाम बताए ना, इनको हम लोग परख रहे हैं, और परखने के बाद अब इनको धीरे धीरे इनमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं और इनके नाम को भी परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, एक नाम निकल के आ रहा है, आईपीसी को बोल रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। अभी तक बोलते थे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, अभी उसको बोल दे रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा दूसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसे कहते हैं भारतीय साक्ष्य, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको अभी चेंज करके इसका नाम रखने की बात हो रही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल। और जो सीआरपीसी है उसको नाम दिया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो इनको परिवर्तित किए जाने की बात हो रही है। ये क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, इनका एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है, what do they mean, what do they signify to the current generation in living in current times? ये मैं तुम्हें थोड़ा सा इनके एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश यहां पर मैं करूंगा। ठीक है, द एम जो हमें बताया जा रहा है, जो हमारी सरकार हमसे कह रही है, दैट वी आर ट्राइंग टू, जो नेम चेंज और ये सब हो रहा है, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि हम लोग डी कॉलोनाइज कर रहे हैं अपने जुडिशियल सिस्टम को। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में अभी भी कुछ टर्मिनोलॉजी और जो उस समय के हिसाब से बनाए गए विक्टोरियन एथिक के हिसाब से बनाए गए कानून हैं, उनको हम एक बार फिर से देख रहे हैं। राइट, और ये कहीं ना कहीं पर उपनिवेशवाद से विमुक्ति के तौर पर भी इसको सेल किया जा रहा है। राइट, तो ये सारे नजरिए हैं जो आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। प्रश्न बनेंगे, देखो भगवान जाने, मैं क्या जानूं। ठीक है, मुझे तो पढ़ाने में मजा आ रहा है यार, तुमको अगर समझने में भी मजा आ रहा है तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा।
ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलो बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, मैंने तुम्हें बताया है कि डीकॉलोनाइज करने के लिए हमारे जुडिशियल सिस्टम को ये पूरा मामला किया जा रहा है। बात को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक दो बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, जिनको जान लोगे तो लेक्चर को समझने में आसानी होगी। देखो, लॉ के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ही लोग आज रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़े हम चीते हैं, नहीं। लॉ के ऊपर रिसर्च तमाम सभ्यताओं ने किया है, तमाम सभ्यताओं ने किया है। बेबीलोन के हम्मुराबी कोड से लेकर के नेपोलियन के सिविल कोड तक, और उसके बाद अब हमारा अपना कोड। तो एवरी सोसाइटी हैज गॉन एंड डन दीज थिंग्स। तो इनको जरा समझते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ टर्म्स को, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तब जब हम अखबार में कुछ लेख वेख पढ़ेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे तो ये टर्म्स हमें सेंस भी बना देंगे। लॉ के दो प्रकार बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक बोला जा रहा है सब्सटैंटिव, और एक बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव या प्रोसीजरल। मतलब क्या हुआ? सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जिसमें बताया जाता है कि भैया क्या कानून है, कानून को तोड़ने पर क्या सजा होगी, लोगों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के प्रति, स्टेट के प्रति। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको बोला जा रहा है सब्सटैंटिव लॉ। और जो दूसरा एस्पेक्ट है उसे बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ या ऑब्जेक्टिव लॉ। इसमें क्या बताते हैं? जैसे नाम से तुम्हें जाहिर हो रहा है, प्रोसीजर बताएंगे यार, मैकेनिज्म बताएंगे कि ठीक है वो सब तो चलो कानून है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं, नियम कानून है, ये बताता है कि भाई क्या होगा कानून। और प्रोसीजरल बताता है कि कैसे होगा, इट फोकसेस ऑन हाउ, राइट। तो सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल, ये डिफरेंशिएशन पहले तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पहले तो ये समझो कि लॉ को ऐसे भी एक डिफाइन करा जाता है, ये भी तुम्हें समझना चाहिए, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में फोकस ये होता है कि यार कहीं ना कहीं पर एक दूसरे सिटीजन्स आपस में, इन लोगों की कुछ डीलिंग्स होती हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दो दो सिटीजन या दो ग्रुप्स की आपस में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं सिविल लॉ। इसमें फोकस होता है कि कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए, जिसके साथ गलत हुआ है उसको कॉम्पेंसेट कैसे किया जाए, उसके नुकसान की भरपाई कैसे करी जाए। फिर आता है तुम्हारा क्रिमिनल लॉ, जो आपराधिक एक्टिविटीज से डील करता है, जहां पर सोसाइटी एज इटसेल्फ हैज बीन हार्म्ड। इसको कह रहे हैं क्रिमिनल लॉ। ऑल्दो देखो, मैं तो बताऊं, मैं लॉयर नहीं हूं, ठीक है, मैं लॉयर नहीं हूं। मैं बस थोड़ा सा तुम्हें पढ़ के हल्का सा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लॉयर नहीं हूं, ध्यान रख, ठीक है। तो आगे बात को बोलते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हाँ, क्रिमिनल ऐसे होता है। क्रिमिनल लॉ में, जैसे सिविल लॉ में फोकस होता है भाई कॉम्पेंसेट करना, जो नुकसान हुआ है उसका रेस्टिट्यूशन, दैट इज द फोकस इन सिविल लॉ। इन क्रिमिनल लॉ द फोकस इज पनिशमेंट, प्यूनिटिव। और अब धीरे धीरे जैसे समाज समझ रहा है, समझदार हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन की भी, कि केवल पनिशमेंट देना क्राइम, जुडिशियल सिस्टम का, क्रिमिनल सिस्टम का ये नहीं है कि भाई ठीक है हमने पनिश कर दिया उसको, नहीं, हमें उसे रिहेबिलिटेट भी करना है ताकि वो समाज का फिर से एक हिस्सा बन पाए, राइट। सो क्रिमिनल लॉ का फोकस क्या है? देखो बेटे, पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सिविल लॉ का फोकस क्या है? कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात को मैं लेके आ रहा हूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो, समझो कि ये सारे जो तुम्हारे तीनों लॉ हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं ना, ये तुम्हारे बनाए गए हैं 19th सेंचुरी।
19वीं शताब्दी में बनाए गए। और जाहिर सी बात है, इनको बनाया किसने है? अंग्रेजों ने बनाया है, और इंग्लिश आइडियोलॉजी जो थी उससे ये प्रभावित है। तो पहले तो ये समझो कि ये कौन सी आइडियोलॉजी थी जिससे ये प्रभावित होकर के बनाए जा रहे थे। जरा वहां पे भी 2-3 शब्द हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहां पर भारत के ऊपर, ठीक है, ये प्राइमरीली देखो 3 करंट से प्रभावित बताई जाती है। 3 करंट्स इसमें बताए जाते हैं, 3 आइडियोलॉजीज या सोच यहां पे चल रही थी। जब वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आए थे बन के, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल, ठीक है? तो जब वो आए बन के और 1772 से लेकर 84-85 तक रहे, उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के समाज में, भारत की संस्कृति में ज्यादा इंटरफियर करना शुरू कर दिया। हेस्टिंग्स के जाने के बाद, हेस्टिंग्स जब तक थे तब तक तो विलियम जोन्स जैसे लोग जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो मानते थे कि भारत को अगर आपको समझना है तो भारत के ही चश्मे से समझिए, यानी कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन, इन भाषाओं से समझिए, राइट? लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड में नई आइडियोलॉजीज आई, 3 आइडियोलॉजीज आई जिनका मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। एक है जिसको कहेंगे इवेंजेलिकल सोच, इवेंजेलिकल, जो क्रिश्चियनिटी को, मिशनरी एक्टिविटीज से प्रभावित थी। उसका मानना था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो धर्म है, खास तौर पर क्योंकि इस समय सबसे बड़े धर्म भाई अभी भी वही है, हिंदुइज्म और इस्लाम, तो उनको टारगेट किया गया कि ये दोनों जो धर्म हैं ये सुपरस्टिशियस से भरे हुए हैं और हमें अंग्रेजी सरकार को इस धर्म से बचाना चाहिए, यहां के नेटिव्स को। यह सोच कहलाई इवेंजेलिकल सोच। इसके सबसे बड़े जनक थे विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट, ठीक है? इन लोगों ने बड़ा तमाम प्रेशर बना बना करके 1813 में यह हो गया कि सभी मिशनरीज भारत में आ सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था ना, तो उसमें हो गया कि सभी ये लोग आ सकते हैं, मिशनरीज यहां पे सेटल हो सकते हैं। होने लग गए। दूसरी सोच, तो ये इंटरफेरेंस हो रहा है, देख रहे हो ना कैसे कि हाँ, इनका समाज जो है सही नहीं है, यहां पे बहुत सारी कुरीतियां हैं, इसको सुधारना चाहिए। अब देखो यहां पे दूसरी जो बड़ी करंट, हमने बोला ना 3 करंट है, पहला बता दिया, दूसरा सुनो। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट जो यहां पे इस समय चल रहा था उसे कह रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म ये क्या होता है बेटा? ये किस मर्ज की बला है, तुम एथिक्स में भी जानोगे, इसके बारे में पढ़ोगे। जेरेमी बेंथम, राइट, जेरेमी बेंथम, ये कहीं ना कहीं पर इससे रिलेटेड बताए जाते हैं। जेरेमी बेंथम जो थे बच्चे 1748 में पैदा हुए और 1832 तक ये रहे। ये यूटिलिटेरियनिज्म के जनक बताए जाते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? उसका ये कहना है बेटा कि हर इंस्टीट्यूशन की, हर ट्रेडिशन की, हर लॉ की, हर कस्टम की यूटिलिटी होती है। मतलब यूटिलिटी मतलब कि इंसान या इंसानियत उससे कितना प्लेजर डिराइव कर रहा है और माइनस किया जा रहा है। मैथमेटिकल साइन का यूज किया गया, प्लेजर माइनस पेन, है ना, मजा माइनस दर्द, तो प्लेजर माइनस पेन, ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट था कि भाई देखो, किसी भी एक्शन को, ये सही है या गलत, अगर तुम्हें देखना है तो चेक करो कि उससे कितना प्लेजर डिराइव हो रहा है। प्लेजर केवल प्लेजर ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म प्लेजर, राइट? और कितना प्लेजर डिराइव हो रहा है और कितना पेन उससे हो रहा है और कितने लोगों को हो रहा है। ये जेरेमी बेंथम की पूरी फिलॉसफी को समराइज करने के लिए अक्सर बोला जाता है कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यूटिलिटेरियनिज्म सोच ये एथिक्स में आजकल भी बहुत बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। हम लोग अक्सर इसका इस्तेमाल अपने निजी जीवन में भी करते रहते हैं। दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म का देखो, समझो, ये जेरेमी बेंथम आए, जेरेमी बेंथम के बाद आए जेम्स मिल।
ये सारे नाम अभी मैं लेता रहूंगा, जेम्स मिल, और जेम्स मिल के ही बेटे थे जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको मिल जूनियर कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब लोग शुरुआती प्रोपोनेंट थे, और इसी यूटिलिटेरियनिज्म सोच से प्रभावित और इन्हीं जेम्स मिल से प्रभावित शख्स थे विलियम बेंटिंक, who was the viceroy at this point of time, right? विलियम बेंटिंक और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये लोग इसी यूटिलिटेरियन सोच से प्रभावित थे, जिस सोच का ये मानना था कि हर ट्रेडिशन को, हर एक चीज को आप चेक करिए कि उसकी यूटिलिटी करंट टाइम्स में कितनी है, और अगर नहीं है उसकी यूटिलिटी तो उसको किनारे करिए, दरकिनार करिए। ये यूटिलिटेरियंस थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि आप अरेबिक और पर्शियन, जैसे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था ना, उसमें ये था कि भाई हम हर साल 1 लाख रुपया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट था, तो उसमें ये लिखा था कि एवरी ईयर 1 लाख विल बी अलॉटेड फॉर क्या कहते हैं, प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंसेज अमंग द नेटिव्स। बट ये 1 लाख रुपए स्पेंड कैसे किया जाए, दैट वॉज द बिग क्वेश्चन, राइट। ओरिएंटलिस्ट कैंप था जो ये मानता था कि हमें अरबी और संस्कृत इसको प्रमोट करना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि लोगों को भाई आप स्कॉलरशिप दीजिए कि अरबी और संस्कृत पढ़ें लोग। लेकिन फिर आई ये यूटिलिटेरियन सोच, उसने कहा कि अरबी और संस्कृत पढ़ाने से जब लोगों को लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है तो सरकार अपने खर्चे पे क्यों पढ़ाए, राइट। और यही यूटिलिटेरियन सोच थी जिसका यह मानना था कि यार हम कानून बना करके सोशल हम रिफॉर्म ला सकते हैं, अगर हमने लेजिस्लेशन बनाई तो कानून से हम समाज को सुधार सकते हैं। विलियम बेंटिंक ही तो थे जिन्होंने सती अबॉलिश करी थी। देखो वही यूटिलिटेरियन सोच है ये पूरी, कि चीजों की यूटिलिटी अगर अब नहीं रह गई है तो उन्हें हटा देना चाहिए, राइट। तो ये महत्वपूर्ण सोच और करंट है जिसने इस समय के ऑफिसर्स को प्रभावित किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक तीसरा करंट और है, उसका भी मैं यहां पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड एज द फ्री ट्रेड थिंकर्स, जिनका यह मानना था कि भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए। और वो फ्री ट्रेड ये नहीं चाहते थे कि भारत को फ्री ट्रेड करने दो, ना 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 ना, फ्री ट्रेड करने दो अंग्रेजों को, यूरोपियंस को, सेलेक्टिव फ्री ट्रेड थिंकर्स आई शुड से, राइट। ये लोग प्रभावित थे एडम स्मिथ की सोच से। एडम स्मिथ जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। तो इन तीन ग्रुप्स ने, ये तीन आइडियोलॉजीज थी जिन्होंने मिल करके ब्रिटिश हुकूमत पर प्रेशर डाला कि आप भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर को, इनकी संस्कृति में इंटरफियर करो, परिवर्तन लाओ, इनको सुधारो। बेचारे कितने बेकार, कितने फंसे हुए लोग हैं ये लोग, है ना। सो डू रियलाइज इन्होंने कहीं ना कहीं पे अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के ये सब चीजें लिखा है, ठीक है। अब आओ काम की बात पे कि भैया इस तरह की सोच से प्रभावित यहां के सब अफसर अधिकारी थे जो हम लोगों को कितना निम्न और नीच समझते थे, ठीक है। अब यहां पर हो कुछ ऐसा रहा कि मैंने तुम्हें बताया 1813, राइट, 1813 में ये चार्टर एक्ट आया था, उसमें 1-1 लाख रुपए दिया गया था। लेकिन अब आगे क्या दिया जाए, ठीक है, मतलब आगे इस पैसे को कैसे स्पेंड किया जाए। काफी सारा पैसा बचा जा रहा था क्योंकि कोई अरबी संस्कृत पढ़ने को ही नहीं तैयार था, नौकरी तो भाई सब अंग्रेजी वालों में भी थी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई सारा पैसा हम किताबें छाप रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है अरबी संस्कृत किताबों का, और अंग्रेजी किताब खरीदने के लिए लाइनें लगी हैं, तो हम उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, राइट। और इस समय जो है जेम्स मिल काफी प्रभावशाली थे, ऑफ कोर्स। विलियम बेंटिंक इस समय यहां पर जो है 1830s की बात मैं बता रहा हूं, यहां पर 1828 से लेकर 33 तक थे विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक जो है
यहां पर वाइस गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस समय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। उस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने करंट डिस्कशन के लिए, वो ये निर्णय लिया गया कि भारत का पहला लॉ कमीशन नियुक्त किया गया। भारत का पहला लॉ कमीशन नियुक्त किया गया। किसकी अध्यक्षता में? यह बनाया गया थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में। 1800 की पैदाइश थे ये, यानी कि 1830s में ये 30-35 साल के युवक थे, ठीक है। 1800 की पैदाइश और 1859 में इनका देहांत होता है, ठीक है। तो अभी जरा इनकी बात यहां पे समझते हैं। तो ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जो आज के लेक्चर के अपने हीरो हैं, ठीक है। जेम्स मिल के ये काफी क्लोज फॉलोअर थे, अनुयायी थे बल्कि, समझ लो। जेम्स मिल का मानना था कि भाई बेकार है ये सब, एशियन सभ्यताएं, ओरिएंटल क्या है, कुछ नहीं आता जाता इन लोगों को। अब ज्यादा इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन आ चुकी है, इन लोग का समय ढल चुका है, राइट। ही बिलीव्ड इन दैट। यही जेम्स मिल है जिन्होंने सबसे पहले इस तरह की बात की थी कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो हिंदू हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री जो है वो मुसलमानों की हिस्ट्री है। तो इस तरह की सिंपलिस्टिक जनरलाइजेशंस जो दी थी, इन्होंने दी थी जेम्स मिल ने। और इन्हीं के फॉलोवर थे भाई कौन? अपने थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, राइट। इन्होंने इनफैक्ट जो है 2-3 साल लगा करके एक आर्ग्यूमेंट लिखी है जिसका नाम है मिनट्स ऑफ मैकॉले कहते हैं उसे, राइट। और जिसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है कि कैसे अरबी और संस्कृत को हटा करके अंग्रेजी एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन दी जानी चाहिए भारतवर्ष में, राइट। और तुम लोगों को शायद अंदाजा हो, अक्सर हम लोगों को यह बात बताई जाती है कि मैकॉले का एक स्टेटमेंट है जो मैकॉले को दिया जाता है, राइट, जिसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में मैं पूरे देश में घूमा, मुझे कहीं पर कोई ऐसा चोर उचक्का नहीं मिला। ऑफ कोर्स आई एम पैराफ्रेजिंग, राइट। और अगर हमें इस कंट्री को जीतना है तो हमें इनका कल्चर तोड़ना होगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड। बट इट्स इट्स एन एब्सोल्यूट फॉल्सिफिकेशन। इट कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। आई थिंक ये OMG जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया गया है, बोला गया है। बट आई शुड टेल यू दैट इनफैक्ट दिस फेलो जेम्स मैकॉले, इनकी नजर में उपमहाद्वीप का जितना भी लिटरेचर है, अरबी संस्कृत सब मिला करके, इन्होंने कहा कि दिस इज यूजलेस। ये तो एक स्कूल में पढ़ने वाले अंग्रेज के बुकशेल्फ के बराबर भी इसमें नॉलेज नहीं है। He completely wrote us off। भाई नहीं 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 नहीं, इनके बस का नहीं है ये, इनको हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं पसंद था। He hated us। ये है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। Why am I telling you about him? The reason I am telling you about him कि ये लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने। जेम्स मिल के कहने पर इन्हें लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और इस लॉ कमीशन को काम दिया गया कि जरा आप भारत में जितना भी क्रिमिनल लॉ है इसको कोडिफाई करिए। क्या मतलब हुआ कोडिफाई करिए? देखो उस समय के जो हालात थे ना बेटे, वो कुछ ऐसे थे कि हर ग्रुप का, तमाम ग्रुप्स थे भारत में, अभी भी अलग अलग हैं, अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट उस समय ये अंतर था कि बेटा लॉ की नजर में हर कोई इक्वल नहीं था, राइट। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके लिए अलग नियम है, राइट। अगर आप वैश्य हैं तो आपके लिए अलग है। अलग अलग रीजन में भी इसमें बहुत सारा चेंजेस था, राइट। मुस्लिम्स के लिए अलग क्रिमिनल लॉ था, उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस थे सेक्ट्स और उसके हिसाब से। सो इट वाज और इसमें सोचो इसमें कितने सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये हैं वो हैं, तो भाई इट वाज कंप्लीट वेरी इमेंस और बड़ा केओटिक रहा हो। तो इसको कैसे परिवर्तित किया जाए? मैं यहां पे तुम्हें एक बात बता दूं कि नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस में जितना भी इलाका इन्होंने यूनिफाई किया और फ्रांस के आगे बागे जितना जीता, उस सब रीजन में भी बहुत सारे नियम कानून थे अलग अलग, तो उन्होंने उन सबको कोडिफाई कर दिया,
इसको बोला गया नेपोलियनिक कोड। तो यूरोप में लॉज को कोडिफाई किया जा रहा था इस समय। तो वही प्रक्रिया इन्होंने सोचा कि हम उपमहाद्वीप में भी करवाते हैं, देखें क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, तो एक लॉ कमीशन बना दिया गया। जेम्स मिल के प्रेशर डालने पर बेबिंगटन मैकॉले को ये जॉब दे दी गई, लॉ कमीशन के अध्यक्ष। 34 साल का युवक भारत में आके लॉ कमीशन का अध्यक्ष बन गया, बढ़िया मस्त। और उसको भारत के बारे में अठन्नी की ज्ञान नहीं। और इन्होंने 2-3 साल मेहनत करके रेडी कर दिया। क्या रेडी कर दिया इन्होंने? रेडी कर दिया इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, जो कि भारत के कानून का सब्सटैंटिव एस्पेक्ट है। सब्सटैंटिव एस्पेक्ट है, जिसमें लिखा है कि भैया ये करने पर क्या होगा, ये करने पर क्या होगा, ऐसा करने पे क्या होगा। अडल्ट्री क्राइम है, रेप पे क्या सजा मिलेगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सब लिखा है आईपीसी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने प्रोसीजर क्या होगा इस पर भी कुछ कुछ काम कर दिया। तो याद रखो कि क्रिमिनल, वो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, तो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों पे शुरुआती काम जो किए गए हैं वो फर्स्ट लॉ कमीशन की अध्यक्षता में मैकॉले के द्वारा किए गए हैं। मैकॉले की अध्यक्षता में किए गए, राइट। इनको कर दिया गया, फिर इनको इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में भी इस पर काफी डिस्कशंस हुए, चेंजेस जो होने होंगे वो हुए, राइट। ये 1850s में इसको पास करने की प्रक्रिया शुरू की गई, यहां पे अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई, परंतु यहां पे 1857 में म्यूटिनी हो गई, राइट। म्यूटिनी हो गई जिसकी वजह से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। जब म्यूटिनी खत्म हुई, यहां पे लॉर्ड कैनिंग आ गए, वाइस रॉय बन गए, राइट। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी आ ही चुका था। उसने बाकायदा एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी थी, राइट। लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 4-6 मेंबर डाल दिए गए थे कि भाई ये सब बैठेंगे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ और मिलकर नियम कानून बनाएंगे। तो ऐसे करके सब चीजें धीरे धीरे बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हो गया। तो फाइनली जाकर के 1860 और 62 के दरमियान आईपीसी और सीआरपीसी ये लागू कर दिए गए, प्रोसीजरल कोड लागू कर दिया गया। आई शुड से इट दिस वे, ठीक है। तो आईपीसी जो है, इसमें 500 से अधिक सेक्शंस हैं। अमेंडमेंट काफी हुए हैं, लेकिन मोर और लेस इसका जो है, अमेंडमेंट्स तो काफी हुए हैं इसमें, बट इसका जो खाका है वो वही, राइट। इसका जो ओवरऑल स्केलेटन है वो वही। अच्छा, ये 1862 में ये जो है क्या कहते हैं आपका वो हो गया, क्या बोलना चाहिए मुझे, 1862 में इट केम इनटू फोर्स। ओके, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, राइट, इंडियन पीनल कोड। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि ये केवल और केवल ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी जो थी सब कॉन्टिनेंट की, उसी में लगा था। प्रिंसली स्टेट्स में आईपीसी नहीं लगा था अभी। प्रिंसली स्टेट्स के अपने खुद के कोर्ट्स थे, अपने खुद के रूलर्स के हिसाब से उनके खुद के नियम कानून थे, विम्स फैंसीज के हिसाब से वो चलते थे, ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी रहे। दे वर नॉट इन द एम्बिट ऑफ आईपीसी। So this Indian Penal Code, right? This Indian Penal Code, it has, it has influenced the criminal law of many countries, right? इंडिया पाकिस्तान तो ऑब्वियस है, समझ ही गए होगे भाई, भारत और पाकिस्तान तो ऑब्वियस है। बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने, ठीक है। और देखो जो क्या कहते हैं कॉलोनियल बर्मा था, वहां पर भी यही नियम कानून चलते थे। जो कॉलोनियल श्रीलंका था, वहां पर भी यही कानून चलते थे, ठीक है। जो तुम्हारा मलेशिया के आसपास के किंगडम्स को इन्होंने ज्वाइन करके एक कॉलोनी बनाई थी, राइट, जिसको कहते हैं स्ट्रेट्स सेटलमेंट। इस पर मैं शायद जल्दी ही एक अच्छा वीडियो तुम लोग के लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रेट्स सेटलमेंट ये बेसिकली बाद में बन के मॉडर्न डे मलेशिया बना, ठीक है। तो स्ट्रेट्स सेटलमेंट जो था, यहां पर भी यही कानून चलता था।
सिंगापुर, ब्रुनेई, यही कानून चल रहा है. So it has influenced a lot of criminal law systems within the Commonwealth. अच्छा, आईपीसी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जाननी चाहिए हमें. वो ये कि 2019 का जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना भाई, उसके तहत आईपीसी वाज आल्सो इन्वोक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. इसके पहले जो है जम्मू और कश्मीर का अपना खुद की दंड संहिता थी. दे हैड देयर ओन पीनल कोड. इट वाज नोन एज रणबीर पीनल कोड. इट वाज नोन एज रणबीर पीनल कोड. तो उसकी जगह पर आईपीसी लगने लगा 2019 से. राइट, जब 370 हटाया गया है, उसके आसपास की ही ये घटना प्रतीत होती है. अच्छा, हमने तुम्हें बताया कि अब देखो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो आईपीसी है इसको ये रिप्लेस कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता से. भारतीय न्याय संहिता, इसको बीएनएस कहा जा रहा है. बीएनएस 2023 इसका. तो दंड संहिता से अब इसको भारतीय न्याय संहिता. अभी थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन पे भी ज्यादा काम किया जा रहा है, केवल प्यूनिटिव नहीं, रिहैबिलिटेशन का एंगल भी होना चाहिए ना यार. देयर शुड बी जस्टिस इन योर क्रिमिनल लॉ. दैट्स द आइडिया. ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता. अच्छा, अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन जो और बनता है वो ये बनता है कि भैया डिफरेंस क्या है? कुछ आईपीसी और बीएनएस में कोई डिफरेंस है? हाँ, काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं. मैं कुछ प्रमुख तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं. 2-3 है, ठीक है, जरा वो भी देखो. सबसे पहले समझो कि एक है सेक्शन 497 आईपीसी का. सेक्शन 497 आईपीसी का, राइट. ये अडल्टरी समझते हो कि मतलब इफ यू आर स्लीपिंग आउटसाइड योर मैरिज, राइट, तो अडल्टरी को क्रिमिनलाइज करता. आईपीसी के बारे में ये अक्सर देखो वो बोला जाता था, क्रिटिसिज्म, कि यार ये विक्टोरिया टाइम के जो एथिक्स थे अंग्रेजों के, एंग्लो सैक्सन एथिक जो था उस समय का, कि क्या सही है क्या गलत है, ये मॉरल है या इमोरल है, अरे ये कैसे कपड़े पहन लिए, अरे ये देखो ये कैसा कर रही. तो इस तरह की सोच से प्रभावित था ये. राइट, इस तरह की सोच से कहीं कहीं पर ये प्रभावित था. ये जो है कहीं ना कहीं जो है ना, इनकी अजम्पशन थी कि जो महिला है वो शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है. वो तो पुरुष की, अपने पति की वो है, क्या कहते हैं, पति उसका वो है, प्रोटेक्टर है. इस तरह की सोच यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है आईपीसी में. इसके लिए आईपीसी का बहुत ज्यादा विरोध होता रहा था अक्सर. सेक्शन 377 भी तो आईपीसी में, विच क्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी. राइट. अच्छा, अब बात समझो. सेक्शन 497 जो था, इसने अडल्टरी को क्रिमिनलाइज किया था, और इसका अक्सर कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल भी करती थी. इसी वजह से साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया कि यार ये थोड़ा सा जो है ये महिलाओं को अनड्यू एडवांटेज दे रहा है ये लॉ, और इसको बर्खास्त कर दिया गया है कानून. जो बीएनएस है वो क्या कर रहा है? भारतीय न्याय संहिता जो आ रही है वो कह रहा है कि भाई अडल्टरी को हम अभी भी क्राइम मानेंगे, लेकिन इसको जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है. कि मतलब किसी एक जेंडर को ही हम अज्यूम ना करके चल लें कि इनकी गलती होगी या इनकी ये सही. पहले से अज्यूम मत करो ऐसा कुछ कि महिला जो है वो अबला नारी है या पुरुष जो है वही गलती कर रहा है. क्योंकि जैसा कि कोर्ट के सामने कई आई एम श्योर अब केसेस आए होंगे जिसमें उन्होंने पाया होगा कि दीज आर जस्ट बीइंग यूज्ड टू हैरेस पीपल, दे आर बीइंग मिसयूज्ड. तो उसी को ध्यान में रख करके ये किया गया है. अच्छा, इनके पास ऑप्शन ये भी था कि ये अडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दे. ये भी एक डिस्कशन चल रहा है कि अडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज भी तो कर सकते थे. भाई इतना बड़ा क्या है यार, अडल्ट्स हैं, अपनी कंसेंट से अगर कोई कुछ कर रहा है तो हाउ डज इट मैटर. लेकिन सरकार ने जो यहां पे, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया है, ये एक चीज की तरफ इशारा भी करता है कि सरकार पारिवारिक मूल्यों को, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, शादी जो एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूट माना जाता रहा है भारतीय समाज में,
उसको बहुत तवज्जो दे रही है, उसको बचा के रखना चाहती है। ये एक मैसेज है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई मैरिज फैमिली, क्योंकि देखो अगर आप अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज मतलब लीगलाइज कर देते हो, डिक्रिमिनलाइज कर देते हो, देन समवेयर दीज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर स्टिल कंसिडर्ड द बेड रॉक ऑफ एनी यू नो एनी कल्चर, तो वो कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर अभी हम लोग डायरेक्ट कुछ समझ नहीं पा रहे कि हाउ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देखो समाज बदल रहा है यार, बहुत तेजी से बदल रहा है। क्या हमारे कानून उतनी तेजी से बदलते रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी, राइट? ये फैसिनेटिंग बात होगी। बट चलो ये मैं तुम्हें एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी, एक बात तो मैंने तुम्हें समझा दी, ठीक है, कि भाई अडल्टरी के ऊपर क्या क्या हुआ है वो ध्यान रखना करंट में, ठीक है, ये आएगा। और देखो ये समझो बच्चे, सोसाइटी के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है जो डिस्कस हो रहा है ना? सोसाइटी के नजरिए से भी, जो आई मीन आई एम टॉकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी पेपर, और जो तुम्हारा पेपर 4 है एथिक्स वाला, उसके लिए भी कान खड़े रखना, ठीक है? अच्छा, अच्छा आगे बढ़ा रहा हूं बात को, ठीक है? हाँ, और क्या कर रहा है भाई, ये जो है क्या कहते हैं, हाँ दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, इनका ये कहना है कि भाई जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, राइट, उसको और अच्छे से डिफाइन किया जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा रहा है, जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस डिफाइन किए हुए थे आईपीसी में, वो उस समय के समाज के हिसाब से थे, जितना उस समय हम लोग समझते थे, है ना? तो उस समय जैसे ये था कि भाई सेक्सुअल ऑफेंस है, तो ये मान के चला जा रहा था कि इसमें जो विक्टिम है वो महिला है, और जो परपेट्रेटर है वो पुरुष है। बट यार अब तो देखो, अब तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि भैया होमोसेक्सुअलिटी को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तमाम जो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी है वो आपस में अगर शादी भी करना चाहें तो लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्हें करने की आजादी होनी चाहिए। तो भाई जब मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू तो नहीं होगा यार। भाई आप ऑफेंस भी तो कर सकते हैं, इसका मतलब अगर आपकी वही भावना है प्रेम की, तो फिर जाहिर सी बात है कि नफरत की भी वही भावना होगी, ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। देयर कुड बी सेक्सुअल ऑफेंसेस, मैन ऑन मैन, गर्ल ऑन गर्ल, और गर्ल ऑन मैन। तो इन तरह के तमाम इश्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की एक और इंसान की कोशिश है। और बिस्टियलिटी, बिस्टियलिटी कि किसी पशु के संग अगर आप कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये एक अच्छे स्टेप्स हैं जिसके लिए हमें अपनी खुद की पीठ थपथपानी चाहिए कि अब हम लोग ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, राइट? वेरी गुड, गुड गुड प्रोविजन, सम ऑफ देम आई लाइक देम, आई लाइक देम। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं तुम्हारे संग डिस्कस करना चाहूंगा बेटे, वो ये है कि सेक्शन 124 सॉरी सेक्शन 124 ए, ये है सेडिशन लॉ, देशद्रोह का कानून, जिसके 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 चक्कर में भैया समझ लो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी अंदर चले गए, है ना? अंग्रेजों ने इसका काफी इस्तेमाल किया। ये सबसे पहले ये जो सेक्शन 124 ए है ना, देशद्रोह सेडिशन लॉ, ये वहाबी जो वो थे, वहाबी नेशनलिस्ट्स, उनको मारने के लिए था, उनको पकड़ने के लिए। कुछ वहाबी थे ना जो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो उनको 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की बात है, राइट? तो वहाबीज को सबसे पहले उनका दमन करने के लिए सेडिशन लॉ लगाया गया था। और इसका इस्तेमाल तुम जानते ही हो बेटे, मतलब हम लोगों ने कार्टूनिस्ट से लेकर के, स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर के, और नॉर्मल इंसान से लेकर के बड़े बड़े नेताओं तक पे सब पे लगाया है। तो इसका मिसयूज भी होता रहा है, और भारतीय न्याय संहिता ने इसको हटाने की बात करी है, रिमूवल ऑफ सेडिशन लॉ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर भारत का जो स्टेट है ये अब धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि हर एक चीज से देश नहीं बिखरता। किसी एक छोटी सी घटना से, किसी एक छोटे किसी एक नॉर्मल आदमी के कुछ बोलने से, ओपिनियन जाहिर करने से, या भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर देने से स्टेट नहीं हिलता है यार, उससे देशद्रोह थोड़ी हो जाता है।
तो ये बात अगर हम समझ रहे हैं, अगर हम रियलाइज कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम सबकी पीठ पे थपथपाहट बनती है। वेरी गुड गोइंग गाइस, वेरी गुड गोइंग गाइस। अच्छा, और देखो, हाँ, दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता लग पाई कि बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें बोला गया है कि अगर आपने किसी सेक्सुअल ऑफेंडर की आइडेंटिटी रिवील कर दी, सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम की, है ना, अगर मतलब जैसे मान लो कोई भाई, किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट, किसी ने किसी के ऊपर रेप का अटेम्प्ट किया है, और उसकी अगर जो सर्वाइवर है उसकी आइडेंटिटी अगर किसी ने रिलीज कर दी, तो उसके लिए 2 साल की सजा है। राइट? ये कितना एथिकल है, अनएथिकल है, इसको भी देखने वाली बात है। हम लोग को एज अ समाज फिर यहां पे क्वेश्चन करने वाली बात है कि हम उसकी आइडेंटिटी जान के मतलब हम उसे नेगेटिवली क्यों जज कर रहे हैं। हमें तो मतलब हम लोग को जानना चाहिए कि किसके संग ऐसा गलत हुआ है यार, ताकि हम लोग उसके संग एक्स्ट्रा नाइस हो सके, उसको दोबारा फील करा सकें दैट नथिंग इज रॉन्ग मैन, इट्स ओके। आइडेंटिटी छुपाने का डर तो उसको होना चाहिए जिसने घटिया हरकत करी है, उस बेचारे को तोड़ी जिसके संग ये हुआ है। ये भी एक एथिकल पर्सपेक्टिव है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा इंडियन पीनल कोड, राइट। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि भैया सीआरपीसी जो है, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट था इसका, उसकी शुरुआत भी देखा जाए तो कर तो इन्होंने ही दी थी, मैकॉले भाई साहब ने, फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड पर, वहां से इन्होंने बात करना इसको शुरू कर दिया था, ठीक है। इसको बार बार अमेंड किया गया, 1861 में आया, फिर 82 में किया गया, 1882 में किया गया, 1882 में इसका नाम सीआरपीसी कर दिया गया, फिर 1898 में भी इसमें रिवीजन किए गए प्रोसीजर। भाई नए नए कोर्ट बन रहे थे ना यार, नया नया प्रोसीजर बन रहा होगा, तो इसमें अमेंडमेंट तो बहुत होते गए, ठीक है। 1973 में 41st लॉ कमीशन ने इसको जो फॉर्म दिया वही है जो अभी तक मोरलेस चला, तो इसको अक्सर कहते हैं सीआरपीसी 1973 या 1974, राइट। लेकिन ध्यान रखो कि इसकी शुरुआत उसी समय से हो गई थी, क्योंकि जब सब्सटैंटिव लॉ बना तभी प्रोसीजरल लॉ भी बना, राइट। शुरुआत वहीं से हो गई है, और इसके भी जनक के तौर पर आप किसको मान के चलेंगे भैया? मैकॉले भाई साहब को, ठीक है। अच्छा, यही सीआरपीसी है, यही सीआरपीसी है जिसमें तुम्हारे बात करी जा रही है इसकी, क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यही सीआरपीसी है, ठीक है। जो तुम्हारा सेक्शन 154 है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है, और सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है। क्या मतलब होता है, दोनों का अंतर क्या है? बहुत सिंपल, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जो ज्यादा सीरियस होते हैं, जिसके अगर जैसे मान लो मैं जाके रिपोर्ट करता हूं कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसे कि मर्डर, राइट, या कोई जघन्य अपराध हुआ है, तो पुलिस इस बात की वेट नहीं करेगी कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएं, मजिस्ट्रेट जब कहेगा बोलेगा तब एफआईआर लिखी जाएगी और तब वारंट निकलेगा। नो, when there's a cognizable offense, ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब पुलिस के पास अधिकार है कि वो तुरंत इस पे कार्यवाही कर सकती है। वो ये नहीं कह सकती कि कल आना, पहले भी जा मजिस्ट्रेट साहब से मिल लें, फिर देखेंगे कि चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट, यू गेट इट, राइट। सो लॉजिकल है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों के अलग अलग प्रोसीजर हैं, ये सीआरपीसी में दिया गया है, ठीक ठीक। अच्छा, अब आते हैं अपने इस पूरे पजल के तीसरे टुकड़े पर, जो है इन, अच्छा हाँ, देखो ध्यान रखो कि ये जो तुम्हारा सीआरपीसी है, इसका नाम बदल दिया जा रहा है, और इसका नाम बदल के रखा जाएगा क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब मैं बात करने जा रहा हूं तुम्हारे सामने इंडियन एविडेंस एक्ट की, थोड़ा सा इसका भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बनता है बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है अपने लिए। ये आया था सबसे पहले 1872 में, 1872 में, राइट। और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं इंसान, जिन्होंने मतलब इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करी और इसको इसके करंट फॉर्म में पहुंचाया, वो नाम बताया जा रहा है बेटा, रिलेटिवली लेसर नोन, मुझे भी अभी जब रिसर्च किया तब थोड़ा सा पता चला, सर जेम्स
फिट्स जेम्स स्टीफन, जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन्स, सर लगाया है इनके नाम के आगे। और अपेरेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के करंट फॉर्म का जो रिस्पॉन्सिबल है इंसान वो यही है। और यही नहीं, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि एविडेंस एक्ट जो है ये प्रेटी मच मोर और लेस वैसे का वैसा रहा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या, थोड़ा सा समझ लो जरा इसका बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई देखो, भारत में अलग अलग क्रिमिनल लॉ था, सब अलग अलग ग्रुप का अलग अलग था। तो कौन सा साक्ष्य मान्य होगा, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में, और कौन सा नहीं होगा, किस केस में, ये सारी जो चीजें लिखी हैं ये है तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भी प्रोसीजरल है, देखो सब्सटैंटिव नहीं है, प्रोसीजरल है। ये जो है तुम्हारा बात करता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, किसको प्रूव करना होगा, मतलब जो गिल्टी पार्टी है, जिसको अक्यूज है, उसको प्रूव करना होगा कि मैं इनोसेंट हूं, या जो इनोसेंट जो जो अक्यूज कर रहा है उसको प्रूव करना होगा कि इन्होंने क्राइम किया। किस केस में क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर। तो इस तरह के जो डिस्कशंस हैं, इस तरह की जो डिटेल्स हैं, ये तुम्हें इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलता है। किसमें मिलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलता है। इसका भी नाम चेंज किया जा रहा है, इसका नाम अब किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी ये बिल है, अभी तो बिल की तरह बात हो रही है, अगर ये लॉ बन गया तो इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेंगे। इसमें एक छोटा सा परिवर्तन है, वो ध्यान में रखना, आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस सा है, वो तो होना ही था। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला गया है कि एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंटेड, राइट। तो इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएंगे। बस इतना छोटा सा एक चेंज किया है और इसका नाम बदल दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, तो और इन सबको नाम वाम जो बदला जा रहा है, इनका थोड़ा प्रारूप बदला जा रहा है, इसका लक्ष्य बताया जा रहा है दैट वी आर ट्राइंग टू डीकॉलोनाइज द जुडिशियल सिस्टम, राइट। तो दिस इज हाउ आई वुड लाइक यू टू इंटरप्रेट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन। ये पूरी चीज थोड़ा सा समझे रहना, कुछ और अच्छी चीजें पता चले तो अगर मिलो कभी तो मुझे भी बताना, है ना। चलो, सी यू गाइस एंड कीप हैविंग फन, ओके, बाय।